सो हेलो एंड वेलकम व्यूवर्स। आज हम टॉपिक कवर करेंगे कोजे थ्योरम। यह टॉपिक आपके सेमेस्ट्रल स्टडीज, यूजीसी नेट, पीजीटी एग्जाम्स, पीएचडी एंट्रेंसेस और इकोनॉमिक्स के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद अहम है। सो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स डाइव इनटू इट। हम सभी अपनी डेली लाइफ में वेरियस कंजम्पशन और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं। कोई डॉक्टर है तो कोई टीचर, कोई फार्मिंग करता है तो कोई अपने मैनुअल या फिर मेंटल लेबर किसी फर्म को सप्लाई कर रहा होता है। एक नेशनल इकोनॉमी के अंतर्गत सारी मार्केटेबल प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के रेनमरेशन का सम ही उस नेशनल इकोनॉमी की जीडीपी को निर्धारित करता है। जीडीपी मेजरमेंट की इस विधि को हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। एक नेशनल इकोनॉमी में सभी इंडिविजुअल यूनिट्स, पर्सन्स और फर्म्स अपने अपने कंजम्पशन और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी एक इंडिविजुअल फर्म, पर्सन या कोई भी एंटिटी के प्रोडक्शन या कंजम्पशन एक्टिविटीज़ किसी दूसरी एंटिटी के प्रोडक्शन या कंजम्पशन प्रोसेस को अफेक्ट करने लगे। फॉर एन एग्जांपल, किसी फैक्ट्री से निकलता धुआं आसपास के फर्म्स के एम्प्लॉयज़ की सेहत खराब कर सकता है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी और उन फर्म्स को हैवी लॉसेस सफ़र करने पड़ सकते हैं। या जैसे आप एक रिसर्चर बन जाते हैं और आप अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं, तो उससे आपकी सोसाइटी को भी काफ़ी फ़ायदे होते हैं। ऐसी सिचुएशन जब किसी एक पार्टी के प्रोडक्शन या कंजम्पशन एक्टिविटी के कारण किसी थर्ड पार्टी के प्रोडक्शन या कंजम्पशन प्रोसेस अफेक्ट हो, जबकि वह इस प्रोसेस में इन्वॉल्व ही नहीं है, तो हम उसे एक्सटर्नैलिटी कहेंगे। यह एक्सटर्नैलिटी अब उस थर्ड पार्टी के प्रोडक्शन या कंजम्पशन प्रोसेस का हिस्सा बन चुकी है, बिना उसकी इंटेंशन के। एक्सटर्नैलिटीज़ पॉजिटिव या निगेटिव हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर इफेक्ट्स ऑन थर्ड पार्टी। यदि यह एक्सटर्नैलिटी उस थर्ड पार्टी के लिए फ़ायदेमंद होती है तो हम उसे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी कहते हैं। लेकिन अगर यह एक्सटर्नैलिटी उस थर्ड पार्टी को घाटा या नुकसान पहुंचाती है तो हम उसे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कहते हैं। लेकिन किसी भी तरह की एक्सटर्नैलिटी वजह बनती है मार्केट फेलियर का, जहां प्रॉपर्टी राइट्स वेल डिफाइंड न होने के कारण दोनों ही पार्टीज, जो एक्सटर्नैलिटी प्रोड्यूस कर रहा है या वह पार्टी जो एक्सटर्नैलिटीज को एब्जॉर्ब कर रही है, दोनों के ही प्रोडक्शन प्रोसेस में इस एक्सटर्नैलिटी की कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती हैं, जिससे एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव एलोकेशन नहीं हो पाता है और मार्केट इनएफिशिएंट हो जाती है। जब प्रॉपर्टी राइट्स वेल डिफाइंड ना हो तो ऐसी सिचुएशन में एक्सटर्नैलिटीज़ को कैसे इंटरनलाइज किया जाए, कैसे इनको कॉस्ट में इंक्लूड किया जाए और कैसे एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव एलोकेशन को इंश्योर किया जाए ताकि मार्केट वापस से एफिशिएंट हो जाए। इस संबंध में अपने कार्य के लिए 1991 में रोनाल्ड कोजे को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। रोनाल्ड कोजे ने 1960 में एक थ्योरी प्रपोज की, जिसमें उन्होंने एक्सटर्नैलिटीज़ को इंटरनलाइज करने के लिए, यानी उन्हें भी कॉस्ट्स में दिखाने के लिए, एक सॉल्यूशन दिया। कोजे के कथन अनुसार प्रॉपर्टी राइट्स के फेलियर के कारण उत्पन्न हुई मार्केट फेलियर की स्थिति को एलिमिनेट किया जा सकता है अगर सभी पार्टीज जो इस प्रोसेस में शामिल हैं वह आपस में ही बार्गेनिंग कर लें। कोजे अपनी थ्योरी में यह प्रूव करते हैं कि अगर प्रॉपर्टी राइट्स वेल डिफाइंड हो, यानी अगर हम किसी एक पक्ष को प्रॉपर्टी राइट्स दे दें जो कि मार्केटेबल हैं, यानी जिनकी खरीद फरोख्त हो सके, और इन सौदेबाजियों की लागत शून्य हो, तो एक्सटर्नैलिटीज़ के होने के बावजूद परफेक्टली कॉम्पिटिटिव एलोकेशन को सुनिश्चित किया जा सकता है। यह हल दोनों ही सिचुएशन में कारगर है, चाहे हम किसी भी पार्टी को प्रॉपर्टी राइट्स दे दें। आइए अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं एक किसान नदी के एक छिछले किनारे पर धान की खेती कर रहा होता है और एक बेहतर फसल के लिए वह उसमें फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करता है, जिससे वह नदी दूषित हो जाती है और उसमें रहने वाली मछलियों की संख्या घट जाती है। नदी के उसी किनारे से कुछ दूर एक मछुआरा भी मछलियां पकड़ने आता था, जो कि उसके जीवन यापन का प्रमुख जरिया था। लेकिन किसान के फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड यूज करने की वजह से अब नदी में मछलियों की संख्या कम हो गई है, जिसके कारण उस मछुआरे को नुकसान उठाना पड़ता है।
इस उदाहरण में फार्मर मछुआरे के लिए निगेटिव एक्सटर्नैलिटी का कारण है, लेकिन ऐसी स्थिति में जब प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइंड नहीं है कि फार्मर को हक है नदी दूषित करने का या नहीं, और इसके कारण उस मछुआरे को कितना नुकसान हो रहा है यह ना पता हो, ऐसी सिचुएशन में कोजे थ्योरम काम आती है। प्रॉपर्टी राइट्स के डिफाइन न होने के कारण किसान और वो मछुआरा दोनों ही कोर्ट केस में लंबे समय तक फंसे रह सकते हैं, जिससे उन्हें समय, पैसे और एफर्ट्स का नुकसान उठाना पड़ेगा। यहीं कोजे थ्योरम यह प्रपोज करती है कि अगर प्रॉपर्टी राइट्स एनफोर्स दे दिए जाएं किसी पक्ष को, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। आइए अब इन प्रॉपर्टी राइट्स को असाइन करके देखते हैं। सबसे पहले हम यह प्रॉपर्टी राइट्स उस किसान को देते हैं। अगर प्रॉपर्टी राइट्स उस किसान को दे दिए जाते हैं तो यानी कि उसके पास राइट है कि वो रिवर को पॉल्यूट कर सकता है। वह अब पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज कर सकता है अपनी फसल को बेहतर बनाने के लिए। इसके कारण निगेटिव एक्सटर्नैलिटी जो है वो उस मछुआरे के कॉस्ट में जुड़ जाएगी। लेकिन अब क्योंकि प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइंड है और यह राइट्स फिलहाल उस किसान के पास है, ऐसे में वह मछुआरा जो है फार्मर के पास जा सकता है और उसके साथ नेगोशिएट कर सकता है ताकि उस निगेटिव एक्सटर्नैलिटी को कम किया जा सके या खत्म किया जा सके। और इसके लिए उसे क्या शुल्क देना पड़ेगा उस किसान को, यह शुल्क कितना भी हो सकता है, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, कितना भी। लेकिन यह शुल्क अब डिसाइड किया जाएगा उस धनराशि के नुकसान के बराबर जो फार्मर को हो रहा है फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को ना यूज करने के कारण, चूंकि अब उसकी फसल इस निर्णय के कारण प्रभावित होगी और उसकी पैदावार पहले की अपेक्षा कम होगी। लेकिन उसे कंपनसेट किया जाएगा मछुआरे के द्वारा ताकि वह पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स का यूज ना करे या अथवा कम करे, क्योंकि अब प्रॉपर्टी राइट्स तो उस फार्मर के पास ही हैं। अगर इसी प्रकार हम यह प्रॉपर्टी राइट्स उस मछुआरे को दे दें, उस कंडीशन में उस किसान को कंपनसेट करना पड़ेगा उस फिशर को ताकि वह फर्टिलाइजर्स को यूज कर सके अपनी फसल को बेहतर बनाने के लिए। कोजे थ्योरम की मुख्य बात यह है कि यह वैल्यू प्लेस करती है निगेटिव एक्सटर्नैलिटीज पर। प्रॉपर्टी राइट चाहे फार्मर के पास हो या फिर उस फिशर के पास, दोनों ही केस में उस एक्सटर्नैलिटी के लिए ही कंपनसेशन दिया जाएगा और उसे अंततः कॉस्ट्स में इंक्लूड किया जाएगा, जिससे कि एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव एलोकेशन को इंश्योर किया जा सके। आइए अब इसे थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं। एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने एक्सटर्नैलिटीज को लिया हुआ है, जो इस एग्जाम्पल में फर्टिलाइजर्स का यूज या पेस्टिसाइड्स का यूज है, और वाई एक्सिस पर हम लोगों ने एक्सटर्नैलिटी के इफेक्ट्स को लिया हुआ है, यानी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का क्या प्रभाव पड़ता है फार्मर और उस मछुआरे पर। यहाँ दो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व्स, मार्जिनल डैमेजेस और मार्जिनल बेनिफिट्स भी दर्शाए गए हैं। मार्जिनल बेनिफिट कर्व फर्टिलाइजर के बेनिफिट्स को दर्शाता है और मार्जिनल डैमेजेस कर्व फर्टिलाइजर से होने वाले नुकसान को दर्शाता है। दोनों ही कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यानी कि एक पॉइंट पर आकर बेनिफिट्स और डैमेजेस जीरो हो जाते हैं, यानी कि एक पॉइंट पर आकर फर्टिलाइजर से और अधिक फायदे या और अधिक नुकसान की अपेक्षा नहीं की जा सकती। पॉइंट Q2 पर मार्जिनल बेनिफिट्स जीरो हो जाते हैं और वहीं पॉइंट Q1 पर मार्जिनल बेनिफिट्स और मार्जिनल डैमेजेस एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि पॉइंट Q1 पर फर्टिलाइजर से हो रहे नुकसान और उससे हो रहे फायदे की वैल्यू बराबर हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में जब प्रॉपर्टी राइट्स फिशर के पास हैं, तब ऑप्टिमल पॉइंट Q1 होगा जहां मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल डैमेजेस कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। इस तरह से फार्मर उस पॉइंट तक प्रोड्यूस करेगा जिस पॉइंट तक वह फिशर उसके हो रहे डैमेजेस को एक्सेप्ट कर सके। जब प्रॉपर्टी राइट्स फिशर के पास नहीं थे, ऐसी कंडीशन में फार्मर Q2 पॉइंट तक प्रोड्यूस करता जहां तक फर्टिलाइजर्स के मार्जिनल बेनिफिट्स जीरो ना हो जाते, लेकिन इसके कारण फिशर को Q1 से Q2 तक के डैमेज उठाने पड़ते। लेकिन अब क्योंकि प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइंड हैं तो उसके डैमेजेस कम हो जाते हैं।
चलिए अब प्रॉपर्टी राइट्स फार्मर को असाइन करते हैं। तो ऐसे में उसको राइट है कि वह जितना चाहे उतना फर्टिलाइजर्स यूज कर सकता है। ऐसे में अब वह फिशर उस फार्मर के साथ बार्गेनिंग करेगा ताकि वह कम फर्टिलाइजर यूज करे, ताकि इससे उस नदी में प्रदूषण कम हो और मछलियों की संख्या ज़्यादा घटे नहीं। प्रॉपर्टी राइट्स फार्मर के पास होने के कारण फार्मर Q2 पॉइंट पर प्रोड्यूस कर रहा होता है, जहां जिस पॉइंट पर उसके नेट मार्जिनल बेनिफिट्स जीरो नहीं हो जाते। ऐसी कंडीशन में फिशर यह चाहेगा कि फार्मर अपना प्रोडक्शन Q1 पॉइंट तक कर्टेल कर दे। ऐसे में फार्मर को येलो शेडेड एरिया जितना नुकसान उठाना पड़ता है और वहीं फिशर को ब्लू शेडेड पार्ट जितना बेनिफिट्स होते हैं। दोनों ही सिचुएशन में हम लोग यह देखते हैं कि फिशर और अधिक मार्जिनल डैमेजेस कर सकता है, यानी कि वह नदी से और ज़्यादा फायदे उठा सकता है। इससे दोनों ही तरीकों से फिशर को फार्मर के मुकाबले ज़्यादा फायदे मिलते हैं। इसके लिए वह फार्मर को उसके नुकसान से अधिक कंपनसेशन भी देता है और इस तरह से दोनों पार्टीज एक सोशियली ऑप्टिमल पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंचते हैं, जो कि बिना प्रॉपर्टी राइट्स के डिफाइन होने के कारण संभव नहीं था। दोनों ही कंडीशन में हम पैरेटो ऑप्टिमैलिटी अचीव करते हैं और एक्सटर्नैलिटीज को हम इंटरनलाइज कर चुके हैं कोजे थ्योरम की मदद से। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको कोजे थ्योरम में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट है तो कृपया कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। आइए अब कोजे थ्योरम किन एजम्पशंस पर बेस्ड है यह डिस्कस कर लेते हैं। पहला एजम्पशन है कि कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, यानी कि दोनों पार्टीज को एक दूसरे को ढूंढने या एक दूसरे से बार्गेन करने के दौरान कोई लीगल फीस नहीं चुकानी पड़ती। अगर यह एजम्पशन फेल होता है तो कोजे थ्योरम वर्क नहीं करेगी। सेकेंड एजम्पशन यह है कि दोनों ही पार्टीज को एक दूसरे के बारे में परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, यानी कि उनको पता है कि डैमेजेस कौन कर रहा है और ये डैमेज किस चीज के कारण हो रहे हैं और इससे किसे कितना नुकसान हो रहा है। और थर्ड एजम्पशन कोजे थ्योरम का यह है कि दोनों ही पार्टीज के पास इक्वल मार्केट पावर है, यानी कि कोई भी पार्टी ज़्यादा बड़ी पार्टी नहीं है, यानी कि उसके पास ज़्यादा ताकत नहीं है कि वह उस डील को अपने हक में झुका सके। ऐसा ना होने पर कोजे थ्योरम वर्क नहीं करेगी और एक सोशली ऑप्टिमल पॉइंट तक नहीं पहुंचा जा सकेगा, ताकि एक परफेक्ट एलोकेशन को इंश्योर किया जा सके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।